नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हाजिर हैं आपके सामने कारक की क्लास लेकर के। पिछली कुछ क्लासों में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक तक अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। क्या है संप्रदान? देखो मित्रों, संप्रदान शब्द बनता है सम और प्रदान से। सम और प्रदान से। प्रदान का मतलब क्या होता है मित्रों? देना। इसी से शब्द बना संप्रदान, समान रूप में प्रदान करना, यानी संप्रदान का अर्थ हुआ देना। संप्रदान का अर्थ हुआ देना। स्पष्ट है। हम लोग पिछले 3 कारकों में पढ़ा। कर्ता शब्द की परिभाषा है काम को करने वाला। कर्म का मतलब किसी काम की बात हम कर रहे हैं। करण का मतलब साधन कह रहे थे हम लोग, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का साधन क्या है, उसका कारण क्या है, उसको हम करण कह रहे थे। अब आज हम पढ़ रहे हैं संप्रदान। तो मित्रों, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, यानी देना। क्या देना? वाक्य में कर्ता यानी जो काम को करने वाला है, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। जो दे रहा है वो कौन है? कर्ता। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ देता है, अथवा जिसके लिए कार्य करता है, जिसके लिए कार्य करता है वह संज्ञा। क्योंकि हमने बार बार कहा है कि कारक कभी भी चिन्हों में नहीं होते। कारक सदैव किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द में पाया जाता है। वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कि एक कर्ता है, वो वाक्य में जिसे कुछ देगा या जिसके लिए काम करता है, उस शब्द को संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान के बहुत सारे हम चिन्ह पढ़ते हैं। कारक चिन्ह आप लिखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका कारक चिन्ह। के लिए, यानी राम ने श्याम के लिए। तो करने वाला कौन है? राम। किसके लिए कर रहा है? श्याम के लिए। यानी कि एक कर्ता है जो किसी के लिए काम कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है। जैसे मोहन ने बच्चों के लिए, तो ये जो मोहन जो कुछ काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। के लिए, के वास्ते, जैसे बच्चों के वास्ते। के खातिर, के खातिर, ये कारक चिन्ह है इसके। और एक को। अब देखो मित्रों, को हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 बार पढ़ चुके हैं। हमने आरंभ में कर्ता कारक में भी पढ़ा कि कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का भी प्रयोग होता है कभी कभी, और उसके लिए हमने उदाहरण दिया था। इसीलिए हम रट नहीं सकते। पिछली कुछ क्लासों में बच्चों ने मुझसे प्रश्न भी किए थे कि को समय सूचक शब्द आएंगे तो को आएगा कि नहीं आएगा, को आएगा तो कर्म होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा आप बार बार स्पष्ट करना चाहते हैं, एक तरीके हैं समझाने के कि आप इस तरीके से, इस वजह से समझ सकते हो। हमने पहली क्लास में इस बात को स्पष्ट किया कि कारक अगर सीखना है, कारक अगर समझना है, तो उसके लिए आप चिन्हों को रटना बंद कर दें। हाँ, ये बात ठीक है कि आपसे पूछ ले कि को कारक चिन्ह किस कारक का है, तो मूल रूप में कर्म कारक का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ को आएगा वहाँ कर्म कारक होगा। देखिए, कर्म हो सकता है क्योंकि संप्रदान कारक की क्रियाएं द्विकर्मी होती है, और द्विकर्मी क्रियाओं में एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। वो जो गौण कर्म है ना, उसको ही संप्रदान कहते हैं। वो कर्म हो सकता है लेकिन कर्म कारक नहीं हो सकता है। कर्म हो सकता है परंतु कर्म कारक नहीं होता, इसलिए को कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। अब समझेंगे कैसे कि साहब को कैसे संप्रदान माने, तो उसका हम अभी तरीका सिखाएंगे। कि पहली बात आप ये सीखिएगा कि एक जो कर्ता है वो किसी के लिए काम कर रहा है। अब वो जिसके लिए काम करेगा वो शब्द आपका स्वतः ही क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। जैसे राम ने मोहन को, मुझे बताओ देने वाला कौन है? राम। किसको दे रहा है? मोहन को पुस्तक दी। राम ने मोहन को पुस्तक दी। दी क्या? पुस्तक।
ये पुस्तक दी किसको? मोहन को। तो जिसको देने का काम किया जाता है वह शब्द आपका क्या कहलाता है? संप्रदान के नाम से जाना जाता है। तो आप जैसे कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, राजा शोभा पाने के लिए, राजा शोभा पाने के लिए घोड़े पालते हैं, घोड़े पालते हैं। अब देखिए, पालते हैं, क्या पालते हैं? घोड़े पालते हैं, घोड़े। ये घोड़ा पालते हैं, लेकिन पाल कौन रहा है? राजा। ये आपका कर्ता है। शोभा पाने के लिए, किसके लिए? शोभा पाने के लिए। ये शोभा पाना आपका क्या है? संप्रदान है। देखिए, कारक के लिए तो इसका कारक चिन्ह है। हमने कहा कभी भी चिन्हों में कारक नहीं होगा। अब आपसे पूछे इस वाक्य में संप्रदान शब्द कौन है? ए राजा, ब शोभा पाना, स के लिए, द घोड़े। तो भाई संप्रदान किस में है? शोभा पाने के लिए, क्योंकि हमने कहा है कि वाक्य का जो कर्ता है वो जो काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है या किससे दे रहा है। दो तरह बातों को सीखेगा, क्योंकि कभी कभी हम किसको इसलिए कह रहे हैं कि द्विकर्मी क्रियाओं के दौरान को कारक चिन्ह का प्रयोग तो होता है, लेकिन उसका संदर्भ के लिए ही होता। इसलिए आप दो तरह से इसको सीखे कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसे कुछ दे रहा है अथवा जिसके लिए कार्य कर रहा है वो शब्द क्या कहलाएगा? संप्रदान कहलाएगा। जैसे कुछ उदाहरण लिखा मैं, वह धन के लिए, वह धन के लिए मारा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि वो मारा जा रहा है, लेकिन किसके लिए मारा जा रहा है? क्यों, किस लिए मारा जा रहा है? धन के लिए। ये आपका धन शब्द क्या है मित्रों? संप्रदान है, क्योंकि वो जिसके लिए कर रहा है। और दूसरा, के लिए एक ऐसी विभक्ति जो किसी दूसरे कारक में नहीं आती है। हालांकि मैं बार बार पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हमको विभक्तियां रटनी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से कम समय में हम प्रश्न को हल कर लें। कुछ विभक्तियां केवल एक ही जगह आती है, जैसे नया विभक्ति कर्ता के अलावा कहीं नहीं आती, लेकिन कर्ता में दूसरी आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जहां न है वहां कोई दिक्कत नहीं है। के लिए विभक्ति कहीं और नहीं आएगी, संप्रदान में आती है, लेकिन संप्रदान में दूसरी विभक्ति आ सकती है। ये हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे कर्ण कारक में हमने पढ़ा, उसका चिन्ह होता है से द्वारा। अब से द्वारा का प्रयोग हमने कर्ता में भी तो किया था, इसलिए कर्ता वो होगा जो काम को करता है, कर्म वो होगा जो उसका काम है, करण वो होगा जो उसका साधन है या फिर कारण है। उसी तरह संप्रदान वो होगा जो उसको जिसके लिए काम कर रहा है या फिर जिसे दे रहा है। जैसे ईश्वर ने, मैं को बहुत सारे उदाहरण आपको दे रहा हूं। ईश्वर ने सुनने के लिए, ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए हैं। अब मुझे बताओ दिए क्या? दो कान दिए हैं, लेकिन कान दिए किसने? ईश्वर ने। ये आपका कर्ता है, लेकिन ये कान जो दिए गए हैं वो दिए किसके लिए? सुनने के लिए। ये आपका यहां पर क्या होगा? संप्रदान होगा। सुनाइए मित्रों कहानी। अगला जैसे मैं कुछ और उदाहरण दूं आपको। मां ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मां ने बच्चे को, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, यहां से सुनिएगा। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार ऐसा एग्जाम में प्रश्न आया, आप जो किताबें पढ़ते हो उसमें कई पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि ये संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है, और वो वहाँ तर्क देते हैं कि ऐसे काम जो वापस नहीं आते, जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, जो है नौकर ने धोबी को कपड़े दिए। इस प्रकार के कई प्रकार के वहाँ पर उदाहरण भी आपको मिल जाते हैं। वहाँ एक तर्क लिखा होता है कि जो काम पुनर्रिपीट नहीं होता, दोबारा नहीं आता, या देने के बाद उसको वापस नहीं ले सकते, जो लिया जा सकता है उसमें संप्रदान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों, जहाँ पर क्रिया द्विकर्मी हो। देखो, के लिए, के वास्ते और के खातिर में तो संप्रदान ही होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन को वाले को कैसे समझें कि कब उसको संप्रदान माने और कब उसको कर माने, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर वाक्य में एक सजीव कर्म है, केवल एक कर्म है, और फिर अगर को आता है, तो ऐसी स्थिति में उस को के साथ आने वाले शब्द को हम कर्म मानते हैं। लेकिन जब वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो, द्विकर्मी का मतलब दो कर्म आ गए,
दो कर्म में एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। और इसका प्रश्न भी आता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, एग्जाम से पहले भी आ चुका है एलटीसी में, कि द्विकर्मी क्रियाओं में मुख्य कर्म सजीव होता है, निर्जीव होता है, वो क्या होता है, गौण कौन सा होता है, सजीव कौन सा होता है, निर्जीव कौन सा होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। पहले सजीव आता है, पहले निर्जीव आता है, ये बात आपकी वाक्य शुद्धिकरण में भी काम आती है, अभी चर्चा करेंगे। इसको कैसे हम स्पष्ट करें, तो उसका एक बेहतर तरीका है। देखिएगा, पहले आप जो परिभाषा थी उसके हिसाब से समझो। उस परिभाषा के मुताबिक हमने ये कहा कि कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए काम कर रहा है, तो जिसके लिए वाले हमने अभी बहुत सारे उदाहरण पढ़े। अब जिसे कुछ देता है, जैसे दूध पिलाया, पिलाया क्या, दूध, ये कर्म है, लेकिन ये दूध पिला कौन रही है, माँ, ये इसका कर्ता है। ये दूध पिलाने का काम किसको हो रहा है, बच्चे को हो रहा है ना, तो दूध किसे दिया जा रहा है, भाई बच्चे को ही तो दिया जा रहा है। तो जिसे कुछ दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं भाई, ये जो चीज दे रहे हैं, ये दूध दिया जो जा रहा है, वो दूध किसको दे रहे हैं, बच्चे को। तो ये बच्चा शब्द आपका यहाँ पर क्या है, संप्रदान कारक है। एक तो ये हुआ परिभाषा के हिसाब से समझने वाली कहानी कि जिसे कुछ देते हैं, तो इस वाक्य में देने वाली माँ है, दे क्या रही है, दूध रही है, दे किसे रही है, बच्चे को। तो जिसको देंगे वो शब्द आपका क्या है, संप्रदान है। अब उसके साथ कोई कारक चिन्ह आया हो, नहीं आया हो, या कोई दूसरा आ गया, ये कोई अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कारक चिन्ह एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं, हमने करके भी देखे हैं। जैसे अब दूसरा, इसको कैसे समझें, यदि वाक्य में क्रिया द्विकर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, यदि वाक्य में, मैं लिख भी रहा हूं साथ साथ आपके, यदि वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो, वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो, द्विकर्मी का मतलब दो कर्म। अब कर्म का पता कैसे चलता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि क्रिया से, देखिएगा, यदि वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो, अब पता है कि दो कर्म का पता कैसे चलेगा, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप कर्म पढ़ चुके हो, क्रिया से, ये तरीका लिख रहा हूं, क्रिया से क्या और किसको, क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर, यानी आपकी जो क्रिया है उससे आप क्या का प्रश्न करेंगे और किसको का प्रश्न करेंगे, ये इसका एक तरीका। हालांकि क्या का उत्तर सदैव कर्म हो, किसको का उत्तर भी सदैव कर्म हो, ये जरूरी नहीं है। देखो, किसको का उत्तर कई बार कर्ता भी होता है, जैसे मोहन को सोना चाहिए, किसको सोना चाहिए, मोहन को, लो भाई किसको का उत्तर मिल गया ना। कई बार क्या का उत्तर भी कर्म नहीं होता है, वो पूर्ति पद हो जाते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के दौरान हम उसकी चर्चा करेंगे, सदैव नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि छोटे स्तर की कक्षाओं में रटा दिया जाता है कि क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। देखो मित्रों, ये बात सदैव सही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें गलत भी हो जाती है। सदैव किसको का उत्तर कर्म हो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कर्म कारक में समझाया कि कर्म वो होता है जो कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम होता है, जो कि कर्ता और क्रिया से भिन्न होता है। कोई न कोई काम होता है, कर्ता वो होता है जो काम को संपादित करता है। अब हमने कहा कि मोहन को सोना चाहिए, किसको सोना चाहिए, मोहन को। भाई उत्तर तो किसको का था, लेकिन फिर भी इसमें किसको का उत्तर कर्म नहीं है, कर्ता है, क्योंकि सोने की क्रिया कौन करेगा, मोहन करेगा। उसी तरह क्या का उत्तर दे रहा हूं, राम ईमानदार है, क्या है, राम ईमानदार बनेगा, क्या बनेगा, ईमानदार। बताओ ये क्या का उत्तर है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदार इस वाक्य में कहाँ कर्म है, ये तो राम का आप एक तरह से गुण बता रहे हो, आपका आप उसकी विशेषता बता रहे हो। ये तो इस वाक्य में बनना और होना क्रिया का पूर्ति पद है, यानी कि सदैव क्या और किसको का उत्तर कर्म हो, यह आवश्यक नहीं है। इसको और विस्तार से हम आगे जब क्रिया पढ़ेंगे तब और चर्चा करेंगे। अभी यूँ समझिएगा, क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर होता है वो कर्म होता है। जनरली क्या का जो उत्तर होता है वो निर्जीव कर्म होता है। कैसा होता है, निर्जीव कर्म होता है। समझिए इसको, क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर अगर कोई उत्तर होता है, यदि वो कर्म है तो वो निर्जीव कर्म होता है। क्या होता है, निर्जीव कर्म होता है। और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो सजीव कर्म होता है, सजीव कर्म होता है। अब चाहे क्रिया एकर्मी हो चाहे द्विकर्मी हो, ये बाद की बात है, लेकिन सजीव क्या का उत्तर, जैसे राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, ये सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है। राम ने मोहन को बुलाया, किसको बुलाया, मोहन को, ये कर्म है। एक एक कर्मी क्रिया थी, एक एक कर्म थे, दोनों एक साथ आ सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि जब क्रिया द्विकर्मी हो तो उसमें से एक कर्म निर्जीव होता है, एक कर्म सजीव होता है। ये जो सजीव कर्म होता है ना, वो उस वाक्य में उसके साथ को चिन्ह आएगा। यह हमने चर्चा कर्म कारक में पढ़ी
कि निर्जीव कर्म के साथ कारक चिन्ह नहीं आता, सजीव कर्म के साथ कारक चिन्ह आता है। ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी भाई, हमने कर्म कारक में पढ़ी। अब क्या होता है, जब क्रिया द्विकर्मी हो तो सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? को कारक चिन्ह आएगा। ये जो को कारक चिन्ह है ना, जिसके साथ आया है वो पद आपका संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होता है। कर्म होता है लेकिन कर्म कारक नहीं होता है, वो संप्रदान कारक माना जाता है। अब इस बात को मैं पूरी कर रहा हूं। यदि वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो तो जिस द्विकर्मी हो तब की बात है, अकेले कर्म की नहीं। तो जिस कर्म के साथ को चिन्ह आ जाए, को चिन्ह हो वह संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कि वो कर्म कारक नहीं होता है, वो संप्रदान कारक होता है। समझे मित्रों कहानी? अब को वाले को कैसे स्पष्ट करोगे? देखिए आप बात को वापस समझो। अभी सजीव निर्जीव वाली कहानी भी काम आएगी, क्योंकि इसमें जो दो कर्म जब होते हैं ना, तो एक निर्जीव होता है और एक सजीव होता है। निर्जीव मुख्य कर्म होता है, सजीव गौण कर्म होता है। और वो जो गौण कर्म है ना, वही संप्रदान कारक होता है। इसका एक दूसरा तरीका समझने का है और इससे जुड़े हुए हुबहू प्रश्न आते हैं। देखो, यदि वाक्य क्रिया द्विकर्मी हो तो द्विकर्मी क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। दो कर्म में से एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। अब मुख्य कौन सा होता है, गौण कौन सा होता है, ये समझिएगा। जो निर्जीव होता है वो हमेशा मुख्य कर्म होगा। द्विकर्मी क्रिया की बात है मित्रों। एक कर्मी क्रिया में तो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अपना आप में मुख्य है। वहां पर मुख्य और गौण की चर्चा ही नहीं होती है। कौन मुख्य है, कौन गौण है, कौन प्रमुख है, कौन सहायक है, ये चर्चाएं मित्रों तब होती है जब एक से अधिक हो। जब है ही एक तो वही अपने आप में मुख्य है, क्योंकि वहां गौण शब्द की चर्चा ही नहीं होनी है। जब क्रिया द्विकर्मी हो तो उसमें जो मुख्य कर्म होगा ना, वो निर्जीव होगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम्स में आया है पहले भी। अब निर्जीव को आप और क्या कह सकते हो? अप्राणीवाचक कह सकते हो, अप्राणीवाचक भी कह सकते हो। और जो सजीव कर्म होता है वो गौण कर्म होता है। गौण का मतलब सहायक होता है। इसको आप प्राणीवाचक भी कह सकते हो, सजीव या प्राणीवाचक। ये जो प्राणीवाचक के साथ जो को आएगा जब द्विकर्मी हो, तो ऐसी स्थिति में उसको कर्म के साथ जो संज्ञा आएगी, जो सर्वनाम आएगा, वो कर्म कारक नहीं होता मित्रों, संप्रदान कारक होता है। एक इसके साथ एक चीज और जोड़िएगा आप लोग, ये जब क्रिया द्विकर्मी होती है ना, तो उसमें मुख्य कर्म जो कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा कैसा होता है भाई, निर्जीव होता है। मुख्य कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है, या उसको आप अप्राणीवाचक कह रहे थे। ये वाक्य में बाद में आता है अप्राणीवाचक। ये हूबहू लाइन आई है, आरपीएससी के एलडीसी या जूनियर अकाउंटेंट के किसी पेपर में पूछा गया था। निर्जीव या अप्राणीवाचक होता है, मुख्य कर्म जो है वो बाद में आता है, यानी वाक्य के बाद में आता है। वाक्य में कहाँ है? बाद में आता है। ये वाक्य शुद्धिकरण में काम आता है कहानी। और दूसरा, इसका प्रश्न आया था कि द्विकर्मी क्रियाओं में मुख्य कर्म प्राणीवाचक होता है और वाक्य में पहले आता है। अब भाई मुख्य कर्म प्राणीवाचक नहीं होता, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है, निर्जीव होता है। और गौण कर्म अभी हमने पढ़ा क्या होता है, वो सजीव होता है। तो सजीव को आप और क्या कह सकते हो? प्राणीवाचक कह सकते हो। सजीव होता है या फिर प्राणीवाचक कह सकते हो। कर्म वाक्य में पहले आता है, वाक्य में पहले आता है। और ये जो पहले आ रहा है ना, द्विकर्मी में पहले आता है, ये आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको और दूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा राधा ने मोहन को, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। जो हमने परिभाषा लिखी है मैं दोनों तरह से इसको फॉलो अप करूंगा। यहाँ पर राधा ने मोहन को पत्र लिखा। देखिए दो बातें कही है कि एक तो कहा कि जिसके लिए काम कर रहे हैं, दूसरा कहा कि जिसे कुछ दे रहे हैं, या जिसके लिए काम कर रहे हैं। तो राधा ने मोहन को पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। ये आपका मुख्य कर्म है। आप सारी ऊपर वाली बातें फॉलो कर लो। ये निर्जीव है, मुख्य कर्म है, वाक्य में बाद में आता है। ये निर्जीव है, मुख्य कर्म है, और वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से वाक्य में बाद में आता है। क्या लिखा? पत्र। किसको लिखा? मोहन को। ये आपका सजीव कर्म है, सजीव कर्म है और गौण कहलाएगा, यानी सजीव है और
गौण कर्म कहलाएगा। सजीव है और गौण है। ये जो सजीव है, गौण कर्म है द्विकर्मी क्रियाओं में, ये कर्म कारक नहीं होता, बल्कि मित्रों क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्यों होता है संप्रदान? क्योंकि राधा नाम का जो कर्ता है वो क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। ये पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, किसे दिया जाएगा? स्पष्ट है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो कि जिसे कुछ दे रहे हैं तो पत्र किसे दे रहे हैं, मोहन को लिख रहे हैं तो दे जाएगा तो उसी के पास। ये लिखने की क्रिया किसके लिए हो रही है, राधा नाम की जो करता है ये पत्र लिखने का काम कर रही है। ये पत्र लिखने का काम किसके लिए हो रहा है, मोहन के लिए हो रहा है मित्रों। और यही हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कार्य करता है वह शब्द क्या कहलाता है, संप्रदान के नाम से जाना जाता है। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। मोटे तौर पर के लिए और को, अभी हम चर्चा की कि कई बार क्या होता है वाक्य रचना में के लिए को का प्रयोग कर लिया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे उदाहरण वाक्य में और परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे राम नहाने को गया। अब देखो, आपको यहां सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि राम नहाने को गया। मुझे बताइए, यहां पर नहाने को गया तो भाई नहाने को गया है, ये कर्म नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कर्ता जो काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। इसने जो नहाने की जो क्रिया की है वो किसके लिए की है, नहाने के लिए की है। ये नहाना आपका यहां पर क्या है, संप्रदान कारक है मित्रों। भले ही यहां पर को आ गया है, ये तो हमने समझाने के लिए यहां पर कोष्टक में लिख दिया। परीक्षक ऐसे नहीं लिखेगा, परीक्षक तो लिखेगा कि राम नहाने को गया, और आप सोचेंगे कर्ता ने कर्म को, और फटाफट पेन निकाला और चिप 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 काला गोला कर दिया, खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं है मित्रों, समझना पड़ेगा काम किस लिए हो रहा है, नहाने के लिए हो रहा है। और जहाँ के लिए का बोध हो रहा हो, जहाँ के लिए का भाव स्पष्ट हो रहा हो, वहां भले ही को कारक चिन्ह आ रहा हो, वो संप्रदान कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं एक और उदाहरण लिखूं आपको कि लड़की दोनों लिख दूं भाई, हैं, नाराज मत होना। लड़का लिख दूं तो लड़कियां नाराज मत हो जाना है। लड़का लड़की दोनों लिख दिया भाई, है। लड़की विद्वान होने को, अब लड़की हुई तो विदुषी होगी भाई, ये भी ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। मैंने लिखा है, मैं लड़का को प्राथमिकता दे रहा हूँ, लड़कियों को भी है भाई, पर ये विद्वान शब्द के लिए कह रहा हूँ। अगर लड़की कहता तो यहाँ विदुषी आता है, और लड़का कह रहे तो विद्वान। लड़का विद्वान बनने के लिए, विद्वान होने को। अब अगर मैं कहता कि लड़का विद्वान बनने के लिए, आपके लिए आसान काम हो जाता, कर्ता ने कर्म को कौन से संप्रदान के लिए, और के लिए कहीं और नहीं आता, ये भी एक हमारे लिए फायदा है। लेकिन उसमें दूसरा कारक चिन्ह आ जाता है, और परीक्षक ने लिख दिया कि लड़का विद्वान होने को ग्रंथ पढ़ता है। मुझे बताओ मित्रों, ग्रंथ पढ़ता है किसके लिए, विद्वान होने के लिए। ये को कारक चिन्ह भले ही आया है, लेकिन ये किस संदर्भ में आया है, संप्रदान कारक के संदर्भ में आया, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं हो रहा है बल्कि किसी के लिए काम हो रहा है। हम इस वाक्य को यूँ परिवर्तित करके भी तो लिख सकते थे कि लड़का विद्वान होने के लिए ग्रंथ पढ़ रहा है। हमने इसको थोड़ा परिवर्तित करा कि लड़का विद्वान होने को ग्रंथ पढ़ता है। ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि वो संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा। समझे मित्रों कहानी। जैसे कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। सेठ जी ने वह एक उदाहरण दे रहे हैं, वह पुण्य के लिए, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप पूरा स्पष्ट कर सकते हैं टॉपिक को। वह पुण्य के लिए, पुण्याण होता है, वह पुण्य के लिए सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा। मुझे बताओ वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा किस लिए कर रहा है, पुण्य के लिए। ये आपका पुण्य सब क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि के लिए में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा श्रीमती जी ने गरीबों को
श्रीमती जी ने गरीबों को वस्त्र दिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दिए? वस्त्र दिए, ये मुख्य कर्म है। लेकिन वस्त्र दिए किसको? ये वस्त्र देने की क्रिया हुई किसके लिए? गरीबों के लिए। ये आपका क्या है? संप्रदान कारक है, क्योंकि काम किसके लिए हो रहा है? गरीबों के लिए हो रहा है। कौन कर रहा है? श्रीमती जी। ये करता है, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका संप्रदान कारक कहलाएगा। संप्रदान कारक वाले उदाहरणों में कई बार ऐसा होता है कि कर्ता अनुपस्थित रहता है, और ऐसे उदाहरण भी हमें बहुत भ्रमित करते हैं। जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अब देखिएगा क्या कराना है, ये नहीं आएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये क्रिया है आपकी, ये काम क्रिया हो रही है। ये क्या कराना है? भोजन। ये आपका कर्म है, क्योंकि भोजन करा। लेकिन कैसा कर्म है? मुख्य कर्म है, और निर्जीव है, हमने पढ़ा है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है और अप्राणीवाचक होता है। आप लिख सकते हैं अप्राणीवाचक होता है। किसको कराना है? ये भोजन कराने की क्रिया हो किसके लिए रही है? ब्राह्मणों के लिए हो रही है। ये आपका गौण कर्म है, और ये गौण कर्म जो है वो द्विकर्मी क्रियाओं में अगर को आता है तो उस को समझने का तरीका है, ये जो गुण है, चाहे आप इसको प्राणीवाचक कह सकते हो, ये आपका क्या कहलाएगा मित्रों? संप्रदान कारक के नाम से जाना जाता है। सही मित्रों कहानी। जैसे एक उदाहरण और मैं देता हूं, पिता पुत्र से मिलने के लिए, पिता पुत्र से मिलने को आए, पिता पुत्र से मिलने को आए। अगर मैं यूं कहता कि पिता पुत्र से मिलने के लिए आए, तो आपको दिक्कत नहीं होती। किस लिए आए? मिलने के लिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? यहां को कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। देखिएगा, अब ये क्रिया द्विकर्मी वाला नहीं है। वो तो एक तरीका था कि आप द्विकर्मी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि द्विकर्मी होकर के भी आए, उसके बिना भी ऐसा को कारक चिन्ह आ सकता है। अब आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आपको उसका भाव देखना है कि वो के लिए के है क्या? पिता पुत्र से मिलने को आए का मतलब है के लिए। ये जो मिलना शब्द है ये आपका क्या है मित्रों? संप्रदान कारक के नाम से जाना जाता है। हो गया क्या? आधा घंटा। ये हमारा था संप्रदान कारक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मित्रों अपादान कारक। तो इस क्लास में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।